हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज का टॉपिक ख़त्म कर लिया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी। ये भी यूपीएससी ईपीएफओ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी। तो चलते हैं, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हम समझते हैं कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो हम इसमें उतना ही जानेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जानने की कोशिश हम नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो सामाजिक सुरक्षा जो है ना, सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो सामाजिक सुरक्षा श्रम कल्याण का एक मुख्य संगठक है। श्रम कल्याण का अभिप्राय ऐसी सभी सेवाओं, सुख साधन और सुविधाओं से है जो कर्मचारियों को दी जाती है, जो उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार लाती हैं तथा जीवन स्तर बेहतर बनाती हैं। उद्यम द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा को न केवल अपने कर्मचारियों की रक्षा करनी चाहिए, अपितु यह स्वास्थ्य देखभाल सहित उनके परिवारों की भी रक्षा करता है। सामाजिक सुरक्षा में यह परिकल्पना की जाती है कि कर्मचारियों को सभी प्रकार के सामाजिक जोखिमों से रक्षा की जाएगी जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में अनावश्यक मुश्किलें उत्पन्न करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वह सुरक्षा जो समाज और उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है। सोशल सिक्योरिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको कुछ सिक्योरिटी देता है। ऐसी सिक्योरिटी जो उनको समान अवसर, समान वेतन और समाज में सम्मान जैसी स्थितियां, मतलब सम्मान जैसी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। तो ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को दी जाने वाली कुछ सिक्योरिटी होती हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर के यहाँ कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, अगर वो चोट या किसी दुर्घटनावश वो विकलांग हो जाता है, तो उस समय पर जो सिक्योरिटी उसे प्रदान की जाएगी एम्प्लॉयर के थ्रू, वो कहलाएगी सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा। तो ये जोखिम रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु है। इन संदिग्धताओं की यह विशेषता होती है कि व्यक्ति की अपना तथा अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए, जो अभी हमने बात की। इस परिभाषा के अनुसार सरकारी नीति में कई सुरक्षात्मक कार्य सम्मिलित होने चाहिए। ऐसे सभी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा में लिया जाना चाहिए जो कर्मचारी को आश्वस्त कर सके, अथवा जब श्रमिक कमाने योग्य न हो तो उसे लाभान्वित कर सके तथा उसे पुनः कार्य पर लगाने में सहायक हो। विलियम बेवरिज एक थिंकर है, उनके अकॉर्डिंग सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाए तथा जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से आशय यह है कि उससे व्यक्ति को जीवन में कुछ जोखिमों तथा आकस्मिक घटनाओं के भार से सुरक्षा मिलती है, जो भार वह स्वयं वहन करने में असमर्थ होता है। सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से वहन कर सकता है। हानि की मात्रा एक प्रकार से समाज के कई लोगों में बंट जाती है। सामान्यतः तौर से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निजी स्तर पर किए गए सुरक्षा कार्य सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। इसमें जो निजी स्तर पर कार्य किए जाते हैं उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के विकास के बारे में। इसका विकास कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सामाजिक सुरक्षा शब्द का उद्गम औपचारिक रूप से सन 1935 से माना जाता है, जबकि प्रथम अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी पहला जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वो अमेरिका में सबसे पहले पारित किया गया था। इसी वर्ष बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था बीमा की समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया। 3 वर्ष बाद सन 1938 में सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग न्यूजीलैंड में किया गया, जब पहली बार बड़े पैमाने पर यह योजना लागू की गई। सन 1941 में अटलांटिक चार्टर के रहन सहन के स्तर तथा उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सके, सर विलियम बेवरिज के द्वारा एक नई योजना बनाई गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बीमा एवं संबंधित सेवाओं के अंतर्गत ब्रिटिश जनता को अभाव से मुक्ति दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का सुझाव दिया। इस शब्द का प्रयोग एलसी मार्श द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट कनाडा में सामाजिक सुरक्षा तथा नेशनल रिसोर्सेज बोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट में भी किया गया है, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय शासन पर डाला गया है, यानी कि गवर्नमेंट पे डाला गया है।
अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र क्या है। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत जो बातें सम्मिलित की जाती हैं उसमें सबसे पहले है कि अनिवार्य सामाजिक बीमा, दूसरा है ऐच्छिक सामाजिक बीमा के कुछ प्रारूप, तीसरा है सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं जैसे बोनस, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड का भुगतान या फिर इंसेंटिव्स इत्यादि, पारिवारिक भत्ता, सामाजिक सहायता, जन स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम बात करते हैं आधुनिक सुरक्षा योजना की। तो आधुनिक समय में सामाजिक सहायता तथा सामाजिक बीमा का मिश्रण जिसमें विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है, सर्वव्यापी योजना का होना तथा पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान होना, ये दो बातें इस कार्यक्रम की विशेषता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति श्रमिक आत्मीयता अनुभव करे तथा कठिनाई के क्षणों में इस पर आश्रित रह सके। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व तो यही है कि योजना का उद्देश्य बीमारी की रोकथाम या इलाज करना होना चाहिए अथवा अनिच्छापूर्वक घटित हानि से सुरक्षा के लिए आय की गारंटी देना, जिससे श्रमिक पर निर्भर व्यक्ति लाभान्वित हो सके। यह प्रणाली एक निश्चित अधिनियम के अंतर्गत लागू की जानी चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकारों तथा उत्तरदायित्व के प्रति सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य करे। यह प्रणाली सरकार, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशासित की जानी चाहिए और सुरक्षा को भली भांति नियमित करने की दृष्टि से उपलब्ध सुविधाओं के प्रति कर्मचारियों का विश्वास होना आवश्यक है कि आवश्यकता अनुसार उन्हें सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान उपलब्ध होंगे तथा उनकी किस्म और मात्रा पर्याप्त होगी। अब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में, मतलब भारत में सामाजिक सुरक्षा की क्या स्थिति है। तो भारत में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का औद्योगिक ढांचा में महत्वपूर्ण स्थान है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन हमारे संविधान में शामिल किया गया है, मतलब सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को हमारे संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत लाया गया है। यह इस तरह से अपने कामगारों की रक्षा और सहायता के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु राज्य को मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाता है। इसलिए श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधीन सामाजिक सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की गई है। यह प्रभाग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा संबंधी सभी विधानों का प्रशासन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। अब हम बात करते हैं भारत के सामाजिक संबंधी सुविधाएं देने के लिए कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो पहला है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948, श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित 1984, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधि व्यवस्थाएं अधिनियम 1952, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984, सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट 1982 आदि। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की स्थापना करना है, जो कि डीपीएसपी की बात करता है। तो संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। यहाँ दिए गए भारतीय संविधान के कुछ निम्नलिखित अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य के बारे में बताते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से अनुच्छेद है। तो सबसे पहले है सभी नागरिक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से जीविका साधन, अनुच्छेद 39 है। अनहर या अभाव की दशा में लोक सहायक पाने का अभाव, अनुच्छेद 43, ग्रामों में कुटीर उद्योग को सहकारी आधार पर बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43, पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील कानूनों से सामाजिक सुरक्षा करना, दुर्लभ वर्गों के लिए जैसे एससी एसटी के शोषण से रक्षा करने के लिए, अनुच्छेद 46, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 39 इसकी बात करता है हमारे संविधान में। अब हम बात करते हैं महिला और बाल कल्याण की। तो भारत सरकार का उद्देश्य ऐसी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना है जिसमें विधानों, कानूनी संशोधनों, मार्गदर्शनों एवं समन्वय द्वारा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को समर्थन मिल सके। यह भाग इससे जुड़े अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जैसे अनुसूचित जाति कल्याण। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य कमजोर
कमजोर वर्गों के संरक्षण और सुरक्षा कई उपायों को अपनाया गया है। यह भाग इन सामाजिक समूहों के लिए स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की संस्थाओं की जानकारी देता है। अनुसूचित जनजाति कल्याण, यह भाग देश की कुल आबादी का 8.14% और 15% क्षेत्रफल पर निवास करने वाले आदिवासियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनके विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत पर बल देता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया है। यह भाग इनके पिछड़े वर्ग के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं हम असंगठित क्षेत्र का कल्याण। तो असंगठित क्षेत्र के कल्याण के अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में बुनकर, हैंडलूम कामगार, मछुआरे और मछुआरों और बीड़ी निकालने वाले जैसे रोजगारों को शामिल करते हुए उनके कल्याण की असुविधा के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 से लागू किया है, जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनेक पहलुओं को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की। तो एक पीढ़ी पहले की तुलना में आज की वित्तीय दुनिया बहुत जटिल है। उसका प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्येक भाग पर हुआ है। इसी क्रम में विशेष रूप से ग्रामीण नागरिक उपभोक्ताओं को व्यापक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की जानकारी और उन तक पहुंच बनाने के लिए उन्हें सक्षम करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक कल्याण की। तो भारत सरकार ने 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे की दिशा में और अधिक ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण से और अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए समय, नीति नियोजन, समन्वय और विनियामक ढांचे और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा सुविधा के लिए अल्पसंख्यक मामले के लिए एक मंत्रालय बनाया है। तो सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं। तो सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से लेकर बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, जादू टोना एवं मानव व्यापार आदि जैसे समसामयिक समस्याओं के कारण के साथ उसके निदान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें तो यह विषय सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जिसमें भोजन का अधिकार, आवास सुरक्षा, रोजगार, पेंशन एवं मातृत्व लाभ आदि की जानकारी देता है। तो ये था हमारा सोशल सिक्योरिटी का बैकग्राउंड, यानी कि हमने जाना कि सोशल सिक्योरिटी होती क्या है। अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो जब कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ नियुक्त करता है, चाहे वो निजी कंपनी हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या सरकार से रिलेटेड कोई जॉब हो, तो वो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, सोशल सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से। जैसे कि मान लो अगर वो किसी भी दुर्घटना में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका कोई अंग विक्षिप्त हो जाता है या फिर वो विकलांग हो जाता है, तो वो उस पर जो उसका परिवार आश्रित है उस एम्प्लॉय पर, तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं कि जब ऐसा घटना किसी लोगों के साथ घट जाए तो जो उनके ऊपर आश्रित उनका परिवार है उनके भरण पोषण के लिए उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं। जैसे कि उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको कुछ योजनाओं का लाभ दिया जाए। जैसे आप वृद्ध जनों के लिए पेंशन को देखते हैं कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाते हैं, तो सरकार उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए उनको पेंशन देती है, मतलब कि उनका शारीरिक और मानसिक शोषण न हो पाए। समाज के स्तर पर बात करें तो सम्मान की बात होती है। समाज के नाते देखा जाए तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानवीयता की दृष्टिकोण से सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है, तो सम्मान को भी सुनिश्चित करता है ये सोशल सिक्योरिटी। तो इसके थ्रू हम किसी भी कर्मचारी के लिए या किसी भी मानव की शारीरिक और मानसिक शोषण को रोक सकते हैं और उसके हित के लिए कई सारी योजनाएं लेकर हम उसके परिवारजन जो उसके ऊपर आश्रित है हम उनका भरण पोषण कर सकते हैं और इससे कई लोगों का कल्याण हो सकता है। और वैसे भी भारत कहता है कि हमारा जो देश है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाता है, मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं से प्रेरित है, जिसके लिए हमारे यहाँ पे डीपीएसपी को लाया गया। तो डीपीएसपी के अंदर ही इन सारी चीज़ों को डाला गया है जिससे लोगों का कल्याण हो सके। अब हम आगे पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय पोषण अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मिनिमम बेसिक इनकम, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं पढ़ेंगे जिसके साथ
हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी लोग हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियो, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।